तो बेटा हम लोग अभी ये ईयर अपना अटेम्प्ट कर रहे हैं, मई जून 2022, पेपर 12। ठीक है, ये मैं फाइल आप लोगों को भेज दूंगा। सही है, इसके अंदर मैंने कुछ आंसर्स भी लिखे हुए हैं, वो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। अच्छा, अब बेटा जो आपके पास सेक्शन ए आता है, सॉरी पेपर 1 जो होता है, मई जून 2022, पेपर 12, पेपर 1 वेरिएंट 2, जो आपके पास पेपर 1 होता है उसका सारी बातें मैंने आपको बताई हुई हैं। उसके अंदर बेटा 80 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, 80 मार्क्स के साथ 1.5 घंटे का पेपर होता है, 1 आवर 30 मिनट्स। 4 सवाल होते हैं, कोई चॉइस नहीं होती, आपको सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। और हर क्वेश्चन के 5 पार्ट्स होते हैं, ए बी सी डी और ई। ए और बी बेटा 2 मार्क के होते हैं, सी 4 मार्क का होता है, डी और ई 6 मार्क के होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने सारी पढ़ी। आओ जरा हम लोग बेटा देख रहे हैं इस पेपर के क्वेश्चन नंबर 1 को। सही है, कहता है जी, ए एच जी इज एन एस्टेब्लिश्ड बिजनेस एज इट हैज बीन ऑपरेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। ए एच जी नाम का एक बिजनेस है, सक्सेसफुल बिजनेस है, काफी टाइम से ऑपरेट कर रहा है। इट सेल्स गार्डन प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग प्लांट एंड फ्लावर्स। गार्डन प्रोडक्ट बेचता है जिसके अंदर प्लांट्स आते हैं और फ्लावर्स आते हैं। ए एच जी यूजेस कंपेरेटिव प्राइसिंग। ए एच जी क्या यूज करता है? कंपेरेटिव प्राइसिंग। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय कंपेरेटिव प्राइसिंग? इसका मतलब होता है कि आप अपने कंपेरेटर के हिसाब से प्राइसेस चार्ज कर रहे होते हैं, मतलब कंपटीशन वाली प्राइसेस चार्ज कर रहे होते हैं। इसमें प्राइस मतलब कम रखते हैं या फिर ज्यादा? कम रखते हैं या बराबर रखते हैं। ठीक है, द फाइनेंस मोस्ट ऑफ द टाइम कम रखते हैं, लाए विदेन या फिर अपने कंपटीटर के कम? कंपेरेटर के मुकाबले में कम प्राइस रखते हैं। द बिजनेस हैज 4 मैनेजर्स एंड 30 अदर एम्प्लॉइज। 4 मैनेजर हैं और 30 एम्प्लॉइज हैं भाई आपके पास। ऑल ए एच जीज मैनेजर्स यूज डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब कि वो अक्सर अपने सबऑर्डिनेट को काम देते रहते हैं। The finance manager is analyzing AHG's statement of financial position as she is interested in its liquidity. The finance manager is analyzing AHG's statement of financial position as she is interested in its liquidity. फाइनेंस मैनेजर जो है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यूज करती है क्योंकि उसको लिक्विडिटी के बारे में चीजें मालूम करनी होती है। लिक्विडिटी क्या होती है, यूनिट 5 में मैंने आपको सारी चीजें बताई थी। एन एक्सट्रैक्ट इज शोन इन टेबल 1.1। एक एक्सट्रैक्ट है जो टेबल 1.1 में हमें दिया हुआ है। नॉन करंट एसेट, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। नॉन करंट एसेट का मतलब वो एसेट जो कि 1 साल से ज्यादा चलते हैं। करंट एसेट का मतलब वो एसेट जो कि 1 साल से कम होते हैं, इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स, बैंक वगैरह। करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज हैं जो 1 साल से कम की लायबिलिटी होती है। बेटा साइलेंट करो फोन। करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो कि 1 साल से कम की होती है। ठीक है, नॉन करंट एसेट आपके पास गिवन है 800, करंट एसेट 660, करंट लायबिलिटी 600। ठीक है, अब मैंने इस केस के लिए ना पहले से ही करंट रेशो निकाल के रखा हुआ है। करंट रेशो कैसे निकलता है? करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी। तो 660 डिवाइडेड बाय 600, तो मेरे पास क्या रेशियो आ गया? 1.1:1। जो देखने में तो करंट एसेट ज्यादा है, करंट लायबिलिटी कम है, लेकिन मैंने आपको इसकी एक रेंज बताई हुई है कि बेस्ट रेंज क्या होती है, 1.5:2 के दरमियान हो, तब जाके करंट रेशियो जो होता है वो अच्छा कहलाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल डेटा रिस्पॉन्स था इस केस के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी, डेट्स ओड बाय द बिजनेस। ठीक है, जो कि 1 साल से कम के होते हैं, 1 साल के अंदर अंदर आपको पे ऑफ करने होते हैं। एग्जाम्पल, क्रेडिटर। ठीक है, जो आपने किसी को उधार देना है, आपने किसी को पैसे देने वापस। आइडेंटिफाई 2 एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन करंट एसेट। मशीनरी, फैक्ट्री, प्लांट एंड इक्विपमेंट, कार, ये वो चीजें हैं जो आपकी 1 साल से ज्यादा चलती हैं। वहीक्यूलर्स, व्हीकल्स वगैरह। ठीक है, तो ये वो चीजें हैं जो आपकी 1 साल से ज्यादा चलती है। तो ये शुरू के जो क्वेश्चन है बड़े बेसिक क्वेश्चन होते हैं, इनमें ऐसे कोई रॉकेट साइंस है नहीं। पार्ट सी, आउटलाइन 2 पॉसिबल रीजंस व्हाई लिक्विडिटी इज इंपॉर्टेंट टू AHG। तो भाई जरा हमारे पास कौन कौन बैठा हुआ है, जरा मुझे बताइएगा भाई अबू बकर, क्यों लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है आपके लिए? नहीं बता।
बेटा लिक्विडिटी का मतलब होता है कि आप कितनी आसानी से अपने उधार के पैसे जो हैं वापस कर देते हैं ना, डेट ओड बाय द बिजनेस। तो आउटलाइन टू पॉसिबल रीजंस व्हाई लिक्विडिटी इज इंपॉर्टेंट, ताकि बेटा हम अपने उधार तो वापस कर सकें। टू मेक श्योर AHG कैन पे ऑफ डे टू डे एक्सपेंसेस विदाउट हैविंग एनी प्रॉब्लम्स। करंट रेशियो भी क्या चल रहा है AHG का, 1.1:1। बेटा ये जो आपने लिखा है ना, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन के मार्क्स मिल रहे हैं। 1.1:1, ये आपके एप्लीकेशन के मार्क्स हैं, समझे बात को? क्लियर है? रीजन टू, इफ AHG वांट्स टू एक्सपेंड, लिक्विडिटी क्यों इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर हमें एक्सपेंड करना है तो हमारी लिक्विडिटी पोजीशन बेहतर होनी चाहिए, हमारे पास पैसा होना चाहिए ताकि हम लोग क्या कर सकें, फाइनेंस इकट्ठा कर सकें, हम लोग लोन के लिए अप्लाई कर सकें विदाउट एनी डिफिकल्टी। कोई मसला? ऑनलाइन बेटा कोई टेंशन यहां तक? अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन टू एडवांटेजेस टू AHG ऑफ इट्स मैनेजर यूजिंग डेलीगेशन। मेरे डेलीगेशन के दो एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, जरा मुझे बताओ यहाँ पे क्या हो सकते हैं। हसनैन एक एडवांटेज बताओ डेलीगेशन का। हसनैन डेलीगेशन का एडवांटेज बताओ। नहीं याद। हुनैन आप बताएं। बेटर मैनेजमेंट सही है, हुनैन बताओ बेटा। अबू बकर आप बताओ। वर्कलोड कम होता है। वर्कलोड कम हो जाता है। देखो डेलीगेशन में क्या होता है, डेलीगेशन में मैं टास्क दे रहा होता हूँ, कम्युनिकेशन बेहतर होगी, ठीक है। हम लोग टास्क दे रहे होते हैं, मतलब मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़े टाइम के लिए अपने सबऑर्डिनेट को दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो डेलीगेशन में क्या होता है कि अगर मैंने अपना काम थोड़े टाइम के लिए अपने सबऑर्डिनेट को दे दिया या किसी को दे दिया, उससे मुझे ये फायदा होता है कि मैं दूसरी चीजों पे फोकस कर सकता हूँ, तो मेरा वर्कलोड कम होता है। तो देखो पॉइंट पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिड्यूस वर्कलोड ऑन मैनेजर्स ड्यू टू डेलीगेशन ऑफ टास्क। अगर हम लोग टास्क को डेलीगेट करते हैं, मैनेजर्स विल बी एबल टू फोकस ऑन अदर कोर एम्स ऑफ AHG as it will reduce the workload which will lead to quick and efficient decision making। कहता है कि यार डेलीगेशन से क्या होता है कि मैं दूसरी चीजों पे फोकस कर सकता हूँ, मैं दूसरे कोर एम्स के ऊपर AHG, देखो AHG के और भी तो कोई एम्स होंगे ना, कि भाई कुछ ना कुछ तो होगा, ग्रो करना है या क्या करना है, लिक्विडिटी देखनी है, तो मैं दूसरे एम्स पे फोकस कर सकता हूँ। तो इससे क्या होगा कि मुझ पे वर्कलोड कम हो जाएगा, विच विल लीड टू क्विक एंड एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग, कि उससे डिसीजन मेकिंग जो है वो तेज हो जाती है। सेकेंड बेनिफिट यहाँ पे लिखा हुआ है मोटिवेटेड वर्कफोर्स। मोटिवेटेड वर्कफोर्स का मतलब क्या है कि यार अगर मैं अपने वर्कर्स को काम डेलीगेट कर रहा हूँ या मैं उनको पावर पास ऑन कर रहा हूँ, तो मेरा वर्कर इससे मोटिवेट होता है कि हाँ यार मेरा एम्प्लॉयर जो है मुझ पर ट्रस्ट करता है, मेरा मैनेजर मेरा सेठ मुझ पर ट्रस्ट करता है, वो समझता है मेरी चीजों को, वो मुझे इतनी पावर के काबिल समझता है, तभी तो मुझे उसने इतनी पावर दी है। तो वर्कर मोटिवेट होता है बेटा इससे। डेलीगेशन विल मोटिवेट वर्कर्स एज दे विल फील ट्रस्टेड, वो ट्रस्टेड फील करते हैं। दिस विल इंप्रूव रिलेशनशिप बिटवीन अपर एंड लोअर मैनेजमेंट, कहता है जी इससे आपके रिलेशनशिप इंप्रूव होगा अपर और लोअर मैनेजमेंट का। एज अ रिजल्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लांट्स एंड फ्लावर विल इंप्रूव। अभी देखो प्लांट एंड फ्लावर लिख के मैंने क्या कमा लिया, एप्लीकेशन का मार्क, समझे। एज अ रिजल्ट लिख के मैंने क्या कमा लिया, एनालिसिस का मार्क। यहां भी मैंने क्या कमा लिया, नॉलेज का मार्क, समझे। इस तरीके से बेटा मार्क्स चुराने पड़ते हैं, कोई मसले वाली बात? क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक डू यू थिंक comparative pricing is the best method for an established business to use? Justify your answer। अब बेटा वो आपसे ये पूछ रहा है, अब देखो पार्ट ई में
एप्लीकेशन नहीं होती, पार्ट ई में एप्लीकेशन नहीं होती। वो आपसे ये पूछ रहा है कि यार मुझे एक बात ये बताओ, क्या कंपैरेटिव प्राइसिंग चार्ज करना एक एस्टेब्लिश बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा सही यही रहता है? सही है। तो अब यहाँ पे देखो जरा, मैंने लिखा कि यार अगर एक एस्टेब्लिश बिजनेस कंपैरेटिव प्राइसिंग यूज करता है तो इससे क्या होगा, कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे और आपकी कस्टमर लॉयल्टी मेंटेन रहेगी, जिससे चांसेस है कि आपका मार्केट शेयर क्या हो जाए, बढ़ जाए। अब बेटा जब मैंने ये बात की ना, तो मैंने उसको ये बताया कि कंपैरेटिव प्राइसिंग के बेनिफिट्स क्या है। मैं कहीं भी ए या जी के साथ लिंक नहीं कर रहा, क्योंकि पार्ट ई में एप्लीकेशन नहीं होती। आपने लिंक नहीं करना, ठीक है। आपने कहा जी बेनिफिट होगा, क्या बेनिफिट है? अगर कुछ ऊपर वाले में अगर लिंक ना लगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। एक पता होगा। तो बेटा हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने बताया जी कि अगर आप कंपैरेटिव प्राइसिंग यूज करेंगे तो कस्टमर अट्रैक्ट होगा, इससे क्या होगा, दिस विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन मार्केट शेयर, ठीक है। यहाँ पे आपको एनालिसिस के मार्क में, हाउ एवर, हाउ एवर का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे उसका डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक लिख रहा हूं। इट इज नॉट नेसेसरी दैट कंपैरेटिव प्राइसिंग विल हेल्प बिजनेस कवर इट्स कॉस्ट एंड मे इवन वर्सन ब्रेक इवन पॉइंट। मैंने इसको कहा कि यार अगर आप कंपैरेटिव प्राइसिंग करने जाते हैं, यानी कि आप प्राइसेस कम कर रहे हैं अपने कंपैरेटर के हिसाब से, तो लाजमी नहीं है कि आपको हमेशा फायदा हो, आपको नुकसान भी हो सकता है। भाई अगर आप कंपैरेटिव प्राइसिंग के अंदर प्राइसेस कम कर देते हैं तो इट विल डिफिकल्ट फॉर यू टू कवर योर कॉस्ट, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका ब्रेक इवन पॉइंट खराब हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, अ बिजनेस कुड यूज कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। बिजनेस क्या यूज कर सकता है, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। तो मैंने यहाँ पे ऑल्टरनेटिव अप्रोच भी दे दी। कॉस्ट प्लस क्या होती है कि भाई अगर आपकी कॉस्ट पड़ रही है 100 रुपए, आपने कहा जी मैं अपनी कॉस्ट के ऊपर 10% का प्रॉफिट कमाऊंगा हमेशा, तो आपकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 110। आप क्या यूज कर सकते हैं, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, विच विल मेक श्योर दैट अ बिजनेस कवर्स अप इट्स कॉस्ट एंड डज नॉट इनकर लॉस। मैंने कहा जी कॉस्ट प्लस प्राइसिंग ये मेक श्योर करता है कि आपका खर्चा हमेशा कवर हो जाता है। ऐसा नहीं है खर्चा आपका कभी रह जाता है, खर्चा हमेशा कवर अप आपका होगा और इससे आपको लॉस नहीं होता। हाउएवर, अगर कॉस्ट बहुत ज्यादा है, इफ द कॉस्ट इज वेरी हाई, तो उससे क्या होगा कि आप उसके ऊपर परसेंटेज लगाओगे तो बेटा प्राइसेस तो और बढ़ जाएंगी। इट विल इंक्रीज प्राइस लेवल एज वेल एंड मे इवन मेक इट मोर देन कंपेटिटर्स लीडिंग टू फॉल इन। कि भाई हो सकता है कि आपकी कॉस्ट इतनी ज्यादा हो कि अगर आप प्राइसेस पर लगाने जाएं कॉस्ट प्लस वाली, तो आपकी प्राइस आपके कंपेटिटर से भी ज्यादा हो जाए। जब आपकी प्राइस आपके कंपेटिटर से ज्यादा होगी, तो उससे क्या होगा कि आपकी सेल गिरेगी और आपका रेवेन्यू भी क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। तो दूसरा लेकिन उसकी भी एडवांटेज ऊपर तो हाँ, जाएगी। अब यहाँ पे आएगा बेटा कंक्लूजन, जो मैंने नहीं लिखा हुआ क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया। सही है। अब कंक्लूजन में अगर आप किसकी भी साइड है, तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी कंपैरेटिव प्राइसिंग, यस एस्टेब्लिश बिजनेस के लिए कंपैरेटिव प्राइसिंग बेहतर है, तो आपने कंपैरेटिव प्राइसिंग का एक एडवांटेज लिखना है कंक्लूजन में जो ऊपर से रिपीट ना हो रहा हो। अगर आप कहते हैं कि नहीं जी कॉस्ट प्लस प्राइसिंग बेहतर है, तो आपको कॉस्ट प्लस का एक एडवांटेज लिखना है कंक्लूजन में जो ऊपर से रिपीट ना हो रहा हो। बेटा कॉस्ट प्लस की जगह आप यहां पर स्किमिंग या फिर पेनिट्रेशन प्राइसिंग के बारे में भी लिख सकते हैं। यार ये ना मेरा फोन जरा, नसीब फोन को ऊपर रख दे, इधर इधर, हाँ ऊपर, जरा ऑन करके देखो डेटा के सिग्नल आ रहे हैं सही। हाँ सही। मैं डेटा से क्लास लेती हूँ। हाँ तो बेटा मैं ये कह रहा था, कंक्लूजन आपने खुद लिखना है, लेकिन जो आपके पास मैंने यहाँ पे कॉस्ट प्लस प्राइसिंग लिखी हुई है, तो इसके बजाय आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं। आप प्राइस स्कीमिंग भी यूज कर सकते हो, आप प्राइस पेनिट्रेशन भी यूज कर सकते हो, आप प्रमोशनल प्राइसिंग भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। कोई मसले वाली बात बेटा, यहाँ तक सारी बातें समझ गए? ऑनलाइन बेटा क्लियर है आप लोगों को?
चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है RWB मैन्युफैक्चरर्स बसेस। क्या काम करते हैं भाई ये लोग? बस बनाते हैं। 1200 पीपल वर्क इन इट्स फैक्ट्री, 1200 लोग इसकी फैक्ट्री में काम करते हैं। ऑल एम्प्लॉयज रिसीव ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। RWB यूजेस फाइनेंशियल रिवॉर्ड टू मोटिवेट इट्स एम्प्लॉयज। कहता है जी हम लोग अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए क्या यूज करते हैं? फाइनेंशियल रिवॉर्ड। लास्ट ईयर RWB मेड अ 1.7 मिलियन लॉस। कहता है जी लास्ट ईयर अपने को कितने का नुकसान हुआ है? 1.7 मिलियन, 17 लाख रुपए का नुकसान हुआ है भाई, 17 लाख डॉलर का। The managing director said there are many external influences affecting our business, including changes in the level of unemployment and new legal controls over business activities which affect the environment. कहता है यार हमारे पास बहुत से एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं जो कि हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट की भी रीजन हो सकती है। नए लीगल कंट्रोल्स भी वन ऑफ द रीजन हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करें। डिफाइन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि आपको किसी दूसरी जगह पे भेजा जाता है, ट्रेन प्रोफेशनल्स आपको सिखा रहे होते हैं। ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है, 2 मार्क आपको मिल जाएंगे। आइडेंटिफाई 2 रीजंस अदर देन फाइनेंशियल व्हाई पीपल वर्क। स्टीम नीड्स, सोशल नीड्स, बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, ठीक है। रेपुटेशन वो सोशल में ही आ जाता है, सॉरी स्टीम में आ जाता है वो। तो बेटा आपने यहाँ पे 2 मार्क जो है वो ऐसे ही आपने कमा लिए। सोशल के अंदर क्या आपकी दोस्ती यारी हो, सोशल ग्रुप हो, सही जान पहचान हो। तो शुरू के 4 मार्क तो बड़े सिंपल है यार। ये इंटरनेट का मसला फिर पड़ रहा है। नसीब देखो जरा नेट डेटा सही आ रहा है? दरवाजा खोल दे। तो ये रख दो। पार्ट सी। आउटलाइन 2 मेथड्स ऑफ फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स RWB माइट यूज टू मोटिवेट एम्प्लॉय। थोड़ा सा बंद करो दरवाजा, बहुत ज्यादा नहीं खोलो। सही। Outline 2 methods of financial reward RWB might use to motivate its employees। मैंने आपको एक आंसर पूरा लिख के दिखा दिया, बाकी इस तरह पॉइंटर्स फॉर्म में कि आप लोग खुद भी डेवलप करना सीखो। कह रहा जी कोई से भी 2 मेथड्स बता दें जो कि हम, 2 फाइनेंशियल रिवॉर्ड बता दें जो हम लोग यूज कर सकते हैं टू मोटिवेट आवर एम्प्लॉइज। तो बेटा फाइनेंशियल तो बहुत आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, वेजेस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने परफॉर्मेंस रिलेटेड पे के बारे में पढ़ा हुआ है, कमीशन, बोनस, सही है। तो पहले मैंने क्या लिखा? वेजेस, टाइम बेस्ड, आवरली वेज, लॉन्गर आवर्स। क्या मतलब है इसका? बेटा अगर हम लोग वेजेस लगाते हैं, हम लोग चले जाते हैं टाइम रेट सिस्टम के ऊपर। टाइम रेट सिस्टम क्या होता है कि मैंने वर्कर इज पेड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ आवर्स ही वर्क्स। टाइम रेट सिस्टम मैंने लगा दिया, मैं पर आवर के हिसाब से वेजेस दे रहा हूं। तो बेटा जब पर आवर के हिसाब से वेजेस दूंगा तो लोग ज्यादा लंबा काम करेंगे, ज्यादा देर तक काम करेंगे, ज्यादा देर तक काम करेंगे, ज्यादा प्रोडक्शन होने के चांसेस हैं, और हमें जो है वो वर्कर्स को वेजेस मिल जाएंगे। परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, बेटा आप क्या बनाते हो? बस ना। तो आप बस का कोई ना कोई कंपोनेंट बनाते होंगे, नंबर ऑफ लेबर्स के अंदर कंपोनेंट्स डिवाइड हुए हुए होंगे। तो आप अपनी बस के हिसाब से देखें, बहुत लोग मिलके बस बनाते हैं ना, तो आप लोग टीम के हिसाब से देखेंगे एक टीम ने कितना पैसा कमाया, दूसरी टीम ने कितना पैसा, सॉरी कितनी बस बनाई है, तीसरी टीम ने कितनी बस बनाई है। उससे आप इवेल्युएट करके वर्कर्स को मॉनेटरी पैसा दे दो भाई, मॉनेटरी रिवॉर्ड दे दो, वर्कर भी खुश हो जाएगा। समझे? पार्ट डी। Explain 2 ways RWB might be affected by new legal controls over business activities which affect the environment। तो बेटा नए लीगल कंट्रोल आपके पास क्या थे कि आपके ऊपर कोई ना कोई इन्वायरमेंट के अंदर कोई मसला कर रहे होगे आप, तो गवर्नमेंट ने लीगल कंट्रोल्स लगा दिए। तो भाई कौन से बिजनेस के ऊपर क्या अफेक्ट आया हुआ है इससे? अगर तो देखो, अगर तो देखो गवर्नमेंट न्यू लीगल कंट्रोल लगा रही है एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए, तो बेटा आपको गवर्नमेंट के हिसाब से काम करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट कहती है जी आप इको फ्रेंडली बस बनाओ, तो आपको उसको इको फ्रेंडली वे में लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो कहता है कि यार आप वेस्टेज ना करो, रिसाइकिल करो, तो आपको रिसाइकिल करना पड़ेगा। पहला तरीका मैंने क्या लिखा है? चेंज इन प्रोडक्शन कॉस्ट। भाई उसने आपको ये तो नहीं बताया ना कि वो पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे हैं, उसने सिंपल ये बोला है कि भाई नई लीगल कंट्रोल से क्या अफेक्ट आएगा आपकी कॉस्ट पे।
तो मैंने क्या बोला कि यार चेंज इन प्रोडक्शन कॉस्ट। क्यों? क्योंकि मुझे फिर गवर्नमेंट के बताए हुए तरीकों पे अमल करना है। अगर फॉर एग्जाम्पल RWB इको फ्रेंडली हो जाता है, इको फ्रेंडली मशीन यूज करता है, इको फ्रेंडली बसेस बनाता है, तो उसके लिए पैसा है, फाइनेंस है, ये एक मसला है। अगर आप लोन लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जिससे आपका खर्चा क्या होगा, बढ़ेगा, आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे और आपके प्रॉफिट गिरना शुरू हो जाएंगे। सेकेंड वे, ट्रेनिंग, आपको वर्कर को उस हिसाब से ट्रेन करना पड़ेगा, वर्कर को उस हिसाब से सिखाना पड़ेगा। जब आपको वर्कर को उस हिसाब से सिखाना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आप कौन सी ट्रेनिंग यूज करते हैं, एप्लीकेशन के मार्क्स उठा लिए मैंने यहाँ पे, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। उससे आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, आपका रिस्क भी बढ़ेगा, थ्रेड भी बढ़ेगा, पहले ही आप नुकसान में बैठे हो, कितना नुकसान घेर रहे हो भाई, तो नुकसान आपका और बढ़ जाएगा, आपके एक्सपेंसेस और बढ़ेंगे, तो ठीक है। हाँ, और एक और मसला क्या है कि अगर मैंने वर्कर को सिखा दिया, हर चीज सिखा दी, देयर इज अ चांस कि वो कभी भी मेरा बिजनेस छोड़ के चला जाए भाई, फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी, वो कहीं भी जा सकता है। समझते हैं बात को? तो बेटा ये दो तरीके हैं जिससे आपका बिजनेस जो है वो अफेक्ट हो रहा होता है। क्लियर है यहाँ तक? लास्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक अ रिडक्शन इन द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑलवेज बेनिफिट्स बिजनेसेस? जस्टिफाई योर आंसर। कहता है जी अगर आपके मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है तो क्या उससे हमेशा आपके बिजनेस को फायदा होगा? अनएम्प्लॉयमेंट कम होने का मतलब होता है कि बेरोजगारी कम हो गई है, लोगों को जॉब्स मिल रही हैं। तो अगर बेटा मैं पॉजिटिव्स की बात करूं, तो जब लोगों को जॉब मिलेंगी तो वो पैसा भी तो कमाएंगे ना, इनकम बढ़ेगी तो स्पेंडिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी, तो फिर वो हमारे बिजनेस के आप पास आके सामान लेंगे। अगेन इसको बस से लिंक नहीं करना, पार्ट ई में एप्लीकेशन नहीं होती, आपके बिजनेस का सामान बिकेगा। फिर इसके अलावा जब लोगों को जॉब्स लगेंगी बेटा, तो वो फिर कौन सा प्रोडक्ट खरीदेंगे, हाई क्वालिटी लग्जरी प्रोडक्ट खरीदेंगे और आपको फायदा होगा। हाउएवर बेटा जब अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट कम होने का मतलब क्या है कि मार्केट में सप्लाई ऑफ वर्कर पे क्या इफेक्ट आ रहा है, सप्लाई ऑफ वर्कर कम होगी तो बेटा वेजेस पे क्या इफेक्ट आएगा, वेजेस बढ़ेंगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो आपका नुकसान है ना भाई, एक्सपेंसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अब ये देखो जरा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, इनकम बढ़ेगी, बूम की तरफ आप जा रहे हैं, स्पेंडिंग वगैरह बढ़ रही है, बिजनेस की डिमांड बढ़ रही, आपके मुल्क में इकोनॉमिक डेवलपमेंट आना शुरू हो जाएगी। हाउएवर सप्लाई ऑफ वर्कर कम होगी तो बेटा वेजेस बढ़ेंगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेंगे और एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, आपको लॉस होने का डर है। प्लस अगर आपको कल को बंदे की नीड पड़ती है बिजनेस के लिए, वो आपको हायर करना है, तो आपको इतनी आसानी से वर्कर नहीं मिलेगा। समझे बात को? तो ये कुछ चीजें हैं जो बेटा आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी अपने क्वेश्चंस के अंदर। कोई मसले वाली बात? समझ गए? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3, CSW मैन्युफैक्चरर्स इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग कैमरास। कहता है जी CSW जो है वो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट बनाता है इंक्लूडिंग कैमरास। द बिजनेस इज डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट, the managing director knows that the stage of product life cycle can influence CSW's marketing decisions about promotion। अगर आपको याद हो मैंने आपको पढ़ाया था कि डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज आपको किस तरह मार्केटिंग करनी चाहिए। ही इज एनालाइजिंग डेटा फॉर वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। कहता है जी हम लोग अपने एक प्रोडक्ट के लिए डेटा को एनालाइज करें। एन एक्सट्रैक्ट इज शोन इन टेबल 3.1। कहता है जी ये टेबल 3.1 में एक्सट्रैक्ट हमारे पास गिवन है। द बिजनेस वुड ऑल्सो लाइक टू इंट्रोड्यूस फ्लो प्रोडक्शन इनटू द फैक्ट्री। कहता है जी बिजनेस जो है वो फ्लो प्रोडक्शन भी लेके आना चाहता है फैक्ट्री के अंदर। फ्लो प्रोडक्शन क्या था? फ्लो प्रोडक्शन इज अ पार्ट ऑफ लीन प्रोडक्शन टेक्निक। फ्लो प्रोडक्शन में हम लोग बड़ी मशीन्स लेके आते हैं जो कंटिन्यूअसली हमारे पास काम कर रही होती हैं। अब आपके पास देखो सेलिंग प्राइस गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, फिक्स कॉस्ट गिवन है, ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स गिवन है आपके पास, ठीक है, 500 यूनिट्स का मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपके पास आ रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है एक तरीके से, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, 80 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा जी, आइडेंटिफाई वन बेनिफिट एंड वन कॉस्ट टू द बिजनेस ऑफ डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट। नए प्रोडक्ट बनाने का क्या बेनिफिट और कॉस्ट आपको पड़ेगी भाई? बेनिफिट तो सिंपल है, सेल आपकी बढ़ रही होगी।
कॉस्ट में क्या मसला आ रहा है, आपको मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको डेटा एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। कैलकुलेट द ब्रेक इवन लेवल ऑफ आउटपुट फॉर 2021, शो योर वर्किंग। बेटा ब्रेक इवन कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो 2 लाख डिवाइड बाय 80, क्या आंसर आ जाएगा आपके पास यहाँ पे? 2500। सही है, 2500 यूनिट का आपके पास आंसर आ जाएगा ब्रेक इवन। आउटलाइन 2 ways CSW could increase its margin of safety। हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे बढ़ा सकते हैं? बेटा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है प्रॉफिट, एक तरीके से या तो रेवेन्यू बढ़ा लो या तो कॉस्ट कम कर लो, ठीक है। आपने फिक्स कॉस्ट कम कर दी, और सब कॉस्ट ऑफ सेल्स आपने कम नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल्स हाँ चलो कर ली, कम कर ली। एक्स्ट्रा फिक्स्ड एसेट जो आपके पास पड़े हुए हैं, जैसे कि आप उसके ऊपर रेंट पे कर रहे हो या आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, आपने एक्स्ट्रा वर्कर्स रखे हुए जिनको आप सैलरीज दे रहे हैं, आप उनको फारिग करें, आप एक्स्ट्रा मशीन को फारिग करें, तो आपकी एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी भाई? कम हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या है? सेलिंग प्राइस बढ़ा लें। सेलिंग प्राइस बढ़ाएंगे तो आपका सेल्स रेवेन्यू बढ़ेगा, क्योंकि रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। प्राइस को बढ़ाओगे तो रेवेन्यू भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो आप अपने रेवेन्यू को बढ़ाने की कोशिश करें, आप अपनी वेरिएबल कॉस्ट को कम करने की कोशिश कर लें, चीपर रॉ मटेरियल यूज कर लें, सस्ता रॉ मटेरियल यूज कर लें, लोअर क्वालिटी यूज कर लें, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी? समझ गए? कोई मसला? नेक्स्ट क्वेश्चन, explain 2 ways in which the stage of product life cycle might affect CSW's marketing decisions about promotion। स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल किस तरह अफेक्ट करती है आपके मार्केटिंग डिसीजंस को? तो पहला तरीका मैंने क्या लिखा हुआ है? इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट इन इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज का मतलब क्या है कि जब आपका प्रोडक्ट बिल्कुल लॉन्च हो रहा होता है, ठीक है, उसने आपको बताया था ना कि हम लोग प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो अब देखो जरा, मैंने कहा जी जब आपका प्रोडक्ट नया होता है या नई मार्केट की तरफ आप जा रहे होते हैं, तो आपको कस्टमर लोग को नॉलेज देनी पड़ती, ठीक है, आपको आइडिया देना पड़ता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आप किस तरह का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आपको प्रमोशनल एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है फॉर कैमरास, कैमरास का मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पर उसका लिंक कर दिया एप्लीकेशन के साथ, ठीक है, केस के साथ। तो आपको प्रमोशनल एक्टिविटीज करनी पड़ेगी कैमरास वगैरह के लिए, आपको अट्रैक्ट करना पड़ेगा कस्टमर को, समझे बात को, ताकि आप कस्टमर को नॉलेज दे सके। दूसरा मैंने गेम क्या लिखा हुआ? डिक्लाइन का। आप चाहो तो उसका रख लें, ग्रोथ का रख लें। ग्रोथ के अंदर आपको वाइड स्केल एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है। आप मेच्योरिटी का लिख लें कि मेच्योरिटी के ऊपर आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में एक्सटेंशन करनी होती है, तो आप उस हिसाब से प्रमोशन करते हैं। मैंने यहाँ पे डिक्लाइन का लिखा हुआ है कि भाई थोड़ा बहुत माल पड़ा हुआ है ले जाओ, सही है, खरीद लो, बाय वन गेट वन लगा दें, डिस्काउंट्स लगा दें, हमने बस अपनी इन्वेंट्री बेचनी होती है। तो आप क्या करें? लिमिटेड एडवर्टाइजिंग करें, आपकी मार्केटिंग कॉस्ट बचती है डिक्लाइन में, क्योंकि कस्टमर ऐसा नहीं होता, डिक्लाइन प्रोडक्ट की लाइफ खत्म हो चुकी है। टू क्लियर आउट इन्वेंट्री क्यों इस्तेमाल होती है? टू इन्वेंट्री क्लियर आउट करने के लिए, बाय वन गेट वन के डिस्काउंट लगाने के लिए, कोई नया लिमिटेड एडिशन जिससे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की लाइफ बढ़ जाए, ठीक है। तो इस तरह से मैं चीजें यहाँ पे प्रमोट कर रहा होता हूँ अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। समझ गए? क्लियर है कहानी? लास्ट केस कौन सा वाला? और आपको अगर याद हो, मैंने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बताई थी, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, बूम, मेच्योरिटी, डिक्लाइन, ठीक है। और मार्केटिंग के लिहाज से मैंने बताया था कि भाई आप हर जगह पे डिफरेंट तरह की मार्केटिंग करते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर आप बिल्कुल नॉलेज देते हैं, यहाँ पर आप बूस्ट सही तरीके से बूस्टिंग कर रहे होते हैं, यहाँ पर आपका मेच्योरिटी पे अच्छा खासा माल बिक चुका होता है, तो आप या तो एक्सटेंशन स्ट्रैटेजीज देख रहे होते हैं, यानी कि कलर चेंज कर दिया, नया फीचर लिया है, या फिर आप कोई उसको एक स्टेबल एडवर्टाइजिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पर डिक्लाइन होता है, डिक्लाइन के अंदर माल जो है बिल्कुल फारिग हो चुका है, तो आप बाय वन गेट वन की ऑफर्स लगा रहे हो, आप डिस्काउंट वाउचर्स दे रहे हो, सेल लगा रहे हो, तो वो यहाँ पे हो। समझे?
लास्ट क्वेश्चन, do you think flow production is the best method of production for for manufacturing business to use? Justify your answer. क्या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए फ्लो प्रोडक्शन जो है वो बेस्ट तरीका होता है? जस्टिफाई योर आंसर। बेटा आप बताएंगे जी फ्लो प्रोडक्शन के पहले बेनिफिट्स। कंटिन्यूस वर्क चल रहा होता है, फ्लो प्रोडक्शन फास्ट होती है, एफिशिएंट होती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, आपकी एवरेज कॉस्ट कम होना शुरू हो जाती है, आपकी कॉस्ट पर यूनिट कम होती है, आपको टेक्निकल इकोनॉमीज मिल सकती है। यहाँ पर टेक्निकल इकोनॉमीज का आप लिंक क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ टेक्निकल इकोनॉमीज। ठीक है, आपको टेक्निकल इकोनॉमीज यहाँ पे मिलती है। लेकिन ड्रॉबैक क्या है कि बेटा आपको मशीन्स वगैरह लेके आनी पड़ती है, तो उसके लिए आपको चाहिए होगा लोन। लोन आप लेंगे तो बेटा आपको उसके ऊपर पे करना है इंटरेस्ट, विच विल इंक्रीज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, विच विल इंक्रीज योर फिक्स्ड एक्सपेंसेस, एज अ रिजल्ट आपका खर्चा बढ़ेगा। तो हमें फिर कहाँ जाना है? ऑल्टरनेटिव मेथड पे आप किसकी बात कर सकते हैं? अब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अब बैच प्रोडक्शन यूज कर सकता है। बैच प्रोडक्शन के ग्रुप में जब आप प्रोड्यूस करते हो, तो बैच प्रोडक्शन के आप बेनिफिट्स और बैच प्रोडक्शन के ड्रॉबैक, एक एक बेनिफिट एक ड्रॉबैक, इनफ। कंक्लूजन में आप बताएंगे जी दोनों में से बेस्ट कौन सा है, फ्लो प्रोडक्शन यूज करें या बैच यूज करें? आपकी मर्जी, आपने किसकी जस्टिफिकेशन देनी है। समझ गए? लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Tom wants to leave his business to become an entrepreneur. He and his sister plan to start a window cleaning business. कहता जी हम लोग बिजनेस स्टार्ट करें, इसके अंदर हम लोग खिड़कियां साफ करेंगे। टॉम हैज बीन टोल्ड दैट न्यू बिजनेसेस आर एट अ ग्रेटर रिस्क ऑफ फेलियर देन एस्टैब्लिश्ड बिजनेस। कहता जी टॉम को ये बात बताई गई है कि जो नए बिजनेस हैं उनके अंदर रिस्क ऑफ फेलियर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एस्टैब्लिश्ड बिजनेस। टॉम हैज टू डिसाइड वेदर अ पार्टनरशिप इज सुटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द न्यू बिजनेस। कहता है कि आप पार्टनरशिप जो है वो हमें करनी चाहिए। He has calculated his business will need $700 as a startup capital. $700 आपको लगाने पड़ेंगे स्टार्टअप कैपिटल के लिए। Tom knows that every decision he makes will have an opportunity cost. अब ये तो इंतहाई घटिया सवाल है, डिफाइन एंटरप्रेन्योर, डिफाइन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसके ऊपर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आइडेंटिफाई 4 reasons why a business might be at a greater risk of failure than an established business. आइडेंटिफाई करना यानी कि नाम लिखने, क्यों हम लोग नया बिजनेस जो है वो रिस्क ऑफ फेलियर ज्यादा होता है। सबसे पहले लैक ऑफ कैपिटल, भाई पैसा नहीं है। लैक ऑफ एक्सपीरियंस, अपनी कोई रेपुटेशन नहीं बढ़ी हुई। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मार्केट में बैरियर टू एंट्री काफी ज्यादा है। ठीक है, इससे आपका बिजनेस फेल हो सकता है। सही है। एक्सप्लेन 2 suitable sources of startup capital Tom's business might use। बेसिक है, लोन, अपना कोई एसेट बेच दें, अपनी पर्सनल सेविंग ले लें, किसी से उधार ले लें। ठीक है, अब लोन के वही जो आपने बेनिफिट बताने के जी, अमाउंट आपको फौरन से मिल जाता है, नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड, आपको कोई सिक्योरिटी देने को जरूरत नहीं होती, नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड। ठीक है, नो चेंज इन ओनरशिप, आप अगर लोन लेते भी हैं तो उससे आपकी ओनरशिप के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सही है, इस तरीके से आपने कहानियां बता दी। फिर इससे टॉम को क्या फायदा है कि भाई टॉम को जो $700 चाहिए वो उसको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। फिर सेविंग, आपने अपनी पर्सनल सेविंग यूज की है, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना, आपको किसी को ओनरशिप नहीं देनी होती, नो शेयरिंग ऑफ ओनरशिप। ठीक है, ये चीजें आपने बता दी। आप अगर चाहें तो आप हायर उसकी बात कर लेते हैं, हायर परचेज की बात कर सकते हैं। आप चाहें तो उसकी बात करो, वेंचर कैपिटल की बात कर लो, सोर्स ऑफ फाइनेंस चाहिए ना। समझे? लास्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक अ पार्टनरशिप इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ न्यू बिजनेस? जस्टिफाई योर आंसर। बेटा आपने पार्टनरशिप का बेनिफिट एंड ड्रॉबैक बताया जो बिल्कुल बेसिक सा है। कैपिटल आपको मिल जाता है, आइडियाज वगैरह आ जाते हैं, इससे इससे बिजनेस को क्या फायदा है कि हम लोग नई नई चीजें सोच सकते हैं, नई नई चीजें बेच सकते हैं। ड्रॉबैक क्या है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मसला कि भाई अगर मैंने पैसे उधार लिए हुए हैं तो मुझे अपनी पर्सनल बिलोंगिंग बेच के पैसा वापस करना पड़ेगा। वर्सेस सोल ट्रेडर,
ठीक है। सोल ट्रेडर के बेनिफिट ड्रॉबैक कि हम अपने ओन बॉस हैं, हमें किसी से कोई बातचीत नहीं करनी, किसी से कुछ पूछना नहीं है, इजीली मैं सारा काम खुद कर लूंगा, ये आपको फायदा मिल गया। हाउएवर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पे होती है, तो बिजनेस के लिए इतनी चीजें एक साथ मैनेज करना डिफिकल्ट हो सकता है। कंक्लूजन भाई मेरे हिसाब से ये बेस्ट। पार्टनरशिप बेस्ट है तो पार्टनरशिप का एक एडवांटेज जो रिपीट ना हो रहा हो, सोल ट्रेडर बेस्ट है तो सोल ट्रेडर का एक एडवांटेज जो रिपीट ना हो रहा हो। समझ गए बात को? क्लियर है बेटा सारी कहानियां? कोई टेंशन तो नहीं है?